Good morning, students. As yesterday we have completed our third chapter, Glimpses of the Past. So today it's turn to do the question answers of this particular chapter. As you can see that there are 6 questions given in your textbook, and I am sharing the each and every answer of the questions along with wherever necessary I will make it to you understand also, and you have to write it in your notebook after copying the word meanings. From the textbook, you first of all you have to copy the word meanings of chapter 3, and then you need to write this textual questions. So let's read out. Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? क्या आपको लगता है कि 1757 में जो भारत में जो सिचुएशन थी, या अंग्रेज जिस प्रकार से अपने पांव जमा रहे थे, उसके प्रति भारतीयों की सोच बहुत सीमित थी? यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड एज दे सॉ ओनली देयर मोमेंटरी बेनिफिट्स बट फेल्ड टू सी द ग्रेटर डिजाइन्स ऑफ द ब्रिटिश. They also fought each other with the help of the British. Second question is, how did the East India Company subdue the Indian princes? So the Indian princes continuously fought among themselves. This gave the East India Company the opportunity to spend their wings in India to promote their trade by interfering and helping one prince against another. Moreover, the company had better weapons and a much better trained army to conquer territories. जो आर्मी के बाद फुल स्टॉप है उसको हटा देना, इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक. The third question is, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. So cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. भाई काऊ जो होते हैं उनके अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन उनका जो दूध का रंग है वो सेम होता है. इसी प्रकार से अलग अलग धार्मिक गुरुओं के जो सिखाने के तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य थीम या मुख्य मुद्दा होता है समझाने का, जो मुख्य जो उनकी शिक्षा होती है वो एक ही होती है. फोर्थ क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? द ब्रिटिश मेड लॉज अंडर विच इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल. गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वर नॉट टैक्स्ड, वेयर एज इंडियन फार्मर्स वर हेविली टैक्स्ड. वेयर एज के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा स्टूडेंट्स. तो भाई ब्रिटिश लोगों ने ऐसा लॉ बनाया कि भारतीयों को बिना किसी सबूत के जेल में जाना पड़ सकता है. जहां अंग्रेजों को गलती लगी भारतीयों की, वो उनको जेल में डाल सकते हैं बिना कोई सबूत के, बिना किसी कोर्ट की पेशी के. इंग्लैंड से जो सामान भारत में आते थे उन पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे वो, लेकिन भारतीय किसानों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे. इंडियन आर्टिसंस वर डिनाइड रॉ मटेरियल्स एंड केप्ट आउट ऑफ बिजनेस. भारतीय जो छोटे छोटे कारीगर थे, व्यापारी थे, उनको जो है कच्चे मालों के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए मना किया जाता था, नहीं दिया जाता था, प्रोवाइड नहीं करवाया जाता था उनको. और इस तरह से पूरी कोशिश की गई थी कि उन्हें बिजनेस से बाहर निकाल फेंका जाए. द इंडियन सिपॉयज इन द कंपनी वर लोली प्लेड एंड नॉट गिवन प्रमोशंस, दस द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन एवरी वे दे कुड. भारतीय जो सैनिक थे, जो अंग्रेजों के सेना में अलग अलग जगह नियुक्त थे, उनको न तो प्रमोशन पर, और सबसे बड़ी बात है उनको जो सैलरी वगैरह दी जाती थी, वेजेस या मतलब सैलरी बोलो, तो सैलरी भी उनको ना के बराबर, माने एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश भी मैक्सिमम क्वांटिटी में थे ब्रिटिश आर्मी में, तो उसकी तुलना में भारतीयों को सैलरी ना के बराबर दी जाती थी. इस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को एक्सप्लॉइट करते थे. नाउ नेम दिस पीपल. द रूलर हु फॉट pissed battles against the British and died fighting. The person who wanted to reform society. देखो फर्स्ट का आंसर है टीपू सुल्तान, रूलर ऑफ मैसूर. सेकंड का आंसर है राम मोहन रॉय ऑफ वेस्ट बंगाल.
The third question is the person who recommended the introduction of English education in India is Lord Macaulay, a Britisher. फोर्थ क्वेश्चन है टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट, चॉइसेस में वेरी। चॉइसेस में वेरी का मतलब है कि आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। भाई दो से ज़्यादा लोग हैं तो वो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, पेशवा नाना साहेब और कुंवर सिंह। मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। ये दो सामाजिक बड़े ज्वलंत मुद्दे थे, समाज के अगेंस्ट, समाज का बुरा करने वाले मुद्दे थे वो उस समय। और दूसरा है कि टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, तो वो होगा इम्प्रिजनिंग इंडियंस विदाउट ट्रायल और मेकिंग ब्रिटिश इम्पोर्ट्स टैक्स फ्री। तो अभी भी हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था, फोर्थ नंबर का जो आंसर हमने पढ़ा था अभी भी वही है, उसी के 2 पॉइंट है ये दिए हुए कि भारतीयों को बिना सबूत के भी जेल में डाल दिया जाना और ब्रिटिश या ब्रिटेन से जो गुड्स इंपोर्ट होते थे भारत में वो टैक्स फ्री करना। तो ये दोनों चीज़ जो है बहुत बड़ी गलत चीज़ें थी या बहुत बड़ी गलत नीतियाँ थी अंग्रेजों की। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, तो आंसर कुड बी फार्मर्स हेवीली टैक्स्ड, आर्टिशंस वर फोर्स्ड आउट ऑफ बिजनेस। ये भी हमने 4 में पढ़ा है, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर आपको 4 से मिलता जुलता मिल गया। और चौथा क्वेश्चन है 4 रीजंस फॉर द डिस्कंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, का होगा एनेक्सेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बाय एनी मीन्स, भारतीय प्रिंसली स्टेट्स को किसी भी ढंग से अपने अधीन करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को डील कर लिया है और ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। देखो अगर मैं चाहूँ तो आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लिखवा सकता हूँ, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस मैं थोड़ा बहुत शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, बट राइट नाउ अभी मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मेहनत मैं आपसे नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता कि किसी भी बच्चे से बेवजह की ऐसी मेहनत करवाई जाए जो उसके काम शायद उतनी ना आए। तो मेहनत करो तो ऐसी करो कि वो आपके काम आए, ठीक है। स्मार्ट वर्क हमें करना चाहिए, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मेहनत सही दिशा में करनी चाहिए। हर दिशा में अगर हम लोग मेहनत करने लगे, एक ऐसी मिट्टी को हम खोदने लगे जहाँ पर 100 हाथ खोदने के बाद भी अगर पानी ना हो तो वहाँ पर रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है। ऐसी मिट्टी को खोदने की मेहनत करनी चाहिए जिसको हम लोग 10 हाथ खोदने पर पानी मिल जाए। तो मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। बेवजह की मेहनत, गलत दिशा की मेहनत हमें कोई फ्रूट नहीं देती। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज पोर्शन है। वर्किंग विथ लैंग्वेज जो पोर्शन है उसमें अगर हम देखें ध्यान से तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे पार्ट हैं जो अगर मैं आपको वर्बली बोलना चाहूँ या पिक्टोरियल या पिक्चर के रूप में या वीडियो के रूप में शेयर करवाना चाहूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए समझना। तो वर्किंग विथ लैंग्वेज हम लोग बाद में ही करेंगे, व्हेन ऑफलाइन क्लास विल स्टार्ट, हम उसको क्लासरूम में ही करेंगे। अभी ये विदाउट डिस्कशन विद स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक ढंग से पॉसिबल नहीं है। अगर मैं करवा भी दूँ तो हो सकता है, लेकिन ये ठीक ढंग से पॉसिबल नहीं है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन को एक बार देखो। स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन में आई एम गिविंग यू ए होमवर्क। स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन में आपको मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ, उसको ज़रा आप थोड़ा देख लो। क्वेश्चन है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको 2 का 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 2 देखो, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट अ टाइटल। ये जो एक्चुअली वो 1 से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन 2 में पहला तो 7 पिक्चर्स शो हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। क्वेश्चन 2 में जो 7 पिक्चर्स दिखाई गई है आपको, लुक एट द पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर में जैसे है कि
फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल इनटू ए वेल, नंबर 2 में हाउ डू आई गेट आउट ऑफ देयर हेयर। इस प्रकार से 6 पिक्चर दी हुई है और उनके उसके नीचे इसको आप एक तरह से पिक्चर कॉम्पोजिशन बोल सकते हो। पिक्चर कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स, पिक्चर कॉम्पोजिशन क्वेश्चन इज एक्चुअली sometimes asked in the exam also. It's very simple. It's like just a paragraph. एक साधारण पैराग्राफ ही है जिसको जो पिक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब आपको कुछ पिक्चर शो किया जाएगा और आपको उस पिक्चर के आधार पर समझना होगा कि ये स्टोरी किस दिशा में जा रही है और इसका क्या एंड होने वाला है। स्टोरी को पिक्चर के द्वारा पहले ठीक से आपको मेंटली क्रिएट करना है और उसके बाद आपको एज ए पैराग्राफ रीराइट करना होता है। अब 2 नंबर का जो 1 पार्ट है, रोमन 1, वो मैं शेयर नहीं, मीन्स पिक्चर के रूप में आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट पार्ट हैज़ 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चंस। वेयर इज द फॉक्स, व्हाट इज द फॉक्स थिंकिंग, व्हाट डज शी वांट टू नो, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, वेयर इज द फॉक्स नाउ, हाउ डिड इट हैपन, हु इज द विजिटर, what is the fox's reply, where is the goat and what is the goat thinking। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग बुक में स्पेस होपफुली आपका है तो आप बुक में पहले इसको ट्राई करोगे। मीन्स योर होमवर्क इज 2 1 एंड 2 2। 2 का 1 और 2 का 2 ये दोनों आपके होमवर्क हैं। 2 का 2 में देखो करना क्या है, राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट अ टाइटल। ये जो पिक्चर कॉम्पोजिशन आपने अभी भी देखा, इसको बेस करके जो आपने 10 क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, अब उसको आप पैराग्राफ में दोबारा रिक्रिएट करो, मतलब पैराग्राफ में लिखो। और ऑब्वियसली इसका एक टाइटल देना है आपको और हो सके तो इस पैराग्राफ का एक मॉरल भी आपको देना है। मतलब स्टोरी राइटिंग है तो स्टोरी राइटिंग में आमतौर पर मॉरल होता है। तो नंबर 2's 1 एंड नंबर 2's 2 इज योर होमवर्क। समझ गए बात। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँ तो उनको होमवर्क्स दे सकता हूँ, बट मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 का 1 और 2 का 2 होमवर्क दे रहा हूँ। अगर 2 का 1 बुक में पॉसिबल हो तो डू इट इन योर बुक। ऑब्वियसली 2 का 2 आपको नोटबुक में ही करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको समझा करके अगली क्लास में हो सकता है होमवर्क दो, लेकिन अभी नहीं। अभी तो ये 2 पार्ट आपका होमवर्क है। एंड आई होप दैट यू विल डू दिस होमवर्क्स एंड होपफुली सबमिट इन विद इन सैटरडे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक नई पोएम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। ठीक है, नई पोएम हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, रेदर ए पोएम डन बाय T.S. Eliot, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। एक बिल्ली जिसका नाम है मैकाविटी, एक रहस्यमयी बिल्ली। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली नाम से ये पोएम है। नाउ डू यू हैव ए पेट कैट? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. Students, ये एक बिल्ली के बारे में पोएम है। कोई भी आप में से कोई भी बच्चा अगर कभी भी बिल्लियों को पाला होगा तो क्या किसी के घर में भी अगर बिल्ली पाली हुई होगी कभी भी या आज भी, तो क्या आपने कभी बिल्लियों में कुछ रहस्यमय देखा है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बिल्लियां रहस्यमय है भी या नहीं, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बिल्लियां काफी हद तक रहस्यमय होती है। बिल्लियां रहस्यमय कैसे होती है? बिल्लियां रहस्यमय ऐसे होती है कि बिल्लियां घरों में जो भी पालते हैं, घरों में वो जितना समय बिताती है उतना ही लगभग समय वो घर के बाहर भी बिताती है। घर के बाहर वो पूरा लोकेलिटी घूम के आ जाएगी। कहाँ कहाँ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। वो पूरी लोकेलिटी को घूम के आ जाएगी, दूसरों की छतों पे, दूसरों के घरों में, अननोन प्लेसेस में, हर जगह जाकर के बिल्ली आ जाएगी। और
अगर आपने उसको पाला है तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वो आपके घर में ही आएगी, लेकिन बाहर में वो इतना घूम के आएगी कि आप, और ऐसी ऐसी जगह जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्लियां पूरी तरह से घर के अंदर बंद रहना पसंद नहीं करती, इसलिए कुत्ते की तरह बिल्लियों को पालना भी असंभव है। कुत्ते जैसे जो लोग पालते हैं एज ए पेट डॉग जो रखते हैं, वो जानते हैं कि कुत्ते तो भाई सारा दिन ही उनके घर में रह जाएंगे, भले ही उनको टहलाने के लिए बाहर ले जाना पड़ता है कभी सुबह या शाम, लेकिन कुत्ते घरों में रहते हैं। कुत्तों को घरों में आप सारा दिन रख सकते हो, एक आध बार जरूर रूटीनली आपको बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन बिल्लियों के साथ ऐसा नहीं है। बिल्लियाँ 24 घंटे आपके पास नहीं रहेगी, और ऐसा भी नहीं है कि उनको आप जो है पट्टा बांध करके कॉलर बांध करके उनके गले में कॉलर बांध करके उनको बाहर घुमाने ले जाओ, ये भी संभव नहीं है। बिल्लियाँ फ्री होती है, बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा चालाक भी होती है, दे आर वेरी वेरी क्लेवर। कैट्स आर एक्सट्रीमली क्लेवर एंड कैट्स आर ऑल्सो वेरी सेल्फिश ऑल्सो, ये भी मैं आपको बताऊँ। बिल्लियाँ बहुत चालाक होती है और बिल्लियाँ काफ़ी हद तक स्वार्थी भी होती है। कुत्ते तो बिल्कुल स्वार्थी नहीं होते, कुत्तों की प्राय ऑपोजिट स्वभाव की होती हैं बिल्लियाँ। यू कैनॉट ट्रस्ट अ कैट फुल्ली, आप बिल्लियों पर विश्वास नहीं कर सकते। बिल्लियों को अगर आपने पाल भी लिया तो आप आंख मिच करके उस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन कुत्ते वो तो अपनी जान दे करके भी अपनी मालिक की जान बचाएंगे या उसकी रक्षा करेंगे। बिल्लियों के साथ ऐसा नहीं है। तो कैट्स आर रादर ए मिस्टीरियस क्रिएचर। बेसिकली कैट्स एक मिस्टीरियस क्रिएचर ही होती है। और इस पोएम में हम लोग मैकाविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि मैकाविटी में क्या ऐसा है जो उसको रहस्यमयी बनाता है, उसको रहस्यमयी बिल्ली बनाता है। मैकाविटी इज a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. मैं एक बार ये पूरा पोएम पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly doomed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. Macavity, there is no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. So students, अब हम लोग इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। Macavity is a mystery cat. He is called a hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Students, Macavity नाम की जो बिल्ली है वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। उसके पंजों को छुपा हुआ पंजा कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी महान और चतुर क्रिमिनल है
यानी गलत काम ये जब जब भी करती है तो हमेशा कानून की आंखों में ये धूल झोंक देती है। स्कॉटलैंड की ये बात है, ये जो पोयम है ये स्कॉटलैंड के पोएट ने लिखी है और उनका कहना है कि स्कॉटलैंड की सड़कों में, स्कॉटलैंड के की चौड़ी सड़कों में, स्कॉटलैंड की गलियों में मैकेविटी के हमेशा चर्चे होते हैं। बैफलमेंट है, बैफलमेंट का मतलब स्कॉटलैंड की पुलिस के लिए ये एक प्रकार की पेचीदा पहेली है, सर चकरा देने वाली पहेली है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, फ्लाइंग स्क्वाड्स का मतलब होता है उड़न दस्ता। उड़न दस्ता का मतलब अचानक से प्लेन ड्रेस में आने वाले पुलिस अफसर जो वर्दी में नहीं होते, बिना वर्दी के अचानक में क्राइम स्पॉट पर आने वाले और क्रिमिनल को पकड़ने वाले चालाक और चतुर पुलिस अफसर। लेकिन उन चालाक और चतुर पुलिस अफसरों की भी ये डिस्पेयर है, यानी उनके लिए भी ये सरदर्द है, उनके लिए भी एक दुख का कारण है। न तो फ्लाइंग स्क्वाड इनको पकड़ पाता है, न ही लोकल पुलिस, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई उस जगह पहुंचता है, मैकेविटी ने कुछ भी गलत किया, किसी का भी कोई नुकसान किया, मान लो किसी दुकानदार के सजे हुए सामानों को उसने बिखेर दिया और वहां पर अगर कोई उड़न दस्ता आता है या लोकल पुलिस आती है तो मैकेविटी वहां से गायब हो जाती है। मैकेविटी कभी भी उस स्थान पर रहती ही नहीं एक क्षण भी जहां उसने क्राइम किया है। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, he has broken every human law, he breaks the law of gravity, his powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity की तरह कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने हर इंसानी कानूनों को तोड़ा है। उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी के मतलब आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, लेकिन मैकेविटी की ये खासियत है कि वो हवा में बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगाती है और लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी एक प्रकार से धोखा देती है। उसकी हवा में लहराने की जो क्षमता है वो कमाल की है और इतने गजब के अंदाज में वो हवा में लहराती है या उछलती है या इतनी लंबी लंबी छलांगे भरती है कि एक सिद्ध योगी भी उस बिल्ली के करतब देख करके अपनी योग साधना के ऊपर सोच में पड़ जाएगा। एक सिद्ध योगी भी हवा में इतना बढ़िया से नहीं लहरा पाएगा जितना ये बिल्ली लहराती है। लेकिन जब भी ये कोई क्राइम करती है, जब भी ये कोई गलत काम करती है और वहाँ पर पुलिस या कोई भी लोकल अथॉरिटी पहुँचती है तो वो वहाँ से पहले ही गायब हो जाती है। आपको ये कहीं भी दिखाई दे सकती है। आपको ये बेसमेंट में, अंडरग्राउंड में दिखाई दे सकती है, कहीं पर अंडरग्राउंड कोई रूम या अंडरग्राउंड घर बना तो वहाँ दिखाई दे सकती है। आपको ये हवा में लहराते हुए दिखाई दे सकती है। और मैं आपको बार बार बोल सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी क्राइम होगा वहाँ से मैकेविटी गायब हो जाएगी। Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. ये एक ऐसी बिल्ली है, दुबली पतली है, लंबी है और इसकी आंखें हमेशा बहुत स्थिर रहती है। इसकी भौहें जो है, आंखों के ऊपर की जो लाइन होती है वो हमेशा किसी गहरे विचार में खोई रहती है। इसका चेहरा गोल है। इसके शरीर के जो रोए हैं वो थोड़े से गंदे से रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए इसके मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ काम करती रहती है, धूल में हर जगह घूमती रहती है, इसलिए इसके शरीर के रोए थोड़े से
गंदे से हैं और इसकी मूछें जो है वो बेतरतीब है, सही ढंग से कॉम्ब नहीं की हुई है। वो अपने सर को हवा में इस प्रकार से लहराती है जैसे कि सांप अपने फन को लहराता है। और जब आपको ऐसा लगेगा कि ये सोई हुई है या आधी सोई हुई है, तो हकीकत ये होगी कि वो पूरी तरह से जगी हुई रहती है। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, फॉर ही इज ए fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. Macavity की तरह दूसरी कोई बिल्ली नहीं हो सकती। ये बिल्ली के आकार में एक छुपा हुआ राक्षस है, धूर्त है। ये एक राक्षस है जो भेष बदल के है। आपको मैकाविटी पतली गलियों में, चौड़ी सड़कों पे हर जगह दिखाई दे देगी, जगह जगह ये घूमती रहती है। लेकिन अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ है और वो मैकाविटी के द्वारा हुआ है, तो मैकाविटी आपके पकड़ में नहीं आने वाली। अगर वहां पे आप पहुंचोगे तो उसके बहुत बहुत पहले मैकाविटी वहां से जा चुकी होगी। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पोएम खत्म होती है। आज हम लोग यहीं तक करके छोड़ते हैं। इन द नेक्स्ट डे वी विल डील अबाउट द नेक्स्ट the actually exercises of this poem also, and a few exercises of the last chapter also we may discuss in our next class. Thank you very much. Have a nice day.